हेलो नमस्कार एवरीवन। अब हम आपका पहला पेपर शुरू करने वाले हैं। तो आज जो फर्स्ट पेपर है हमारा जनरल पेपर, जो हमारे यूजीसी नेट के अंदर जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें पहली यूनिट का नाम है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो इस टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर जो पूरा सिलेबस है पहली यूनिट का, तो वो क्या क्या दे रखा है कि टीचिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिविटीज क्या क्या हैं, ठीक है, उसके लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, लेवल ऑफ टीचिंग में जैसे मेमोरी लेवल क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है, ठीक है। इसके साथ में टीचिंग के करैक्टरिस्टिक्स क्या है और उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है, ये चीजें हम पढ़ेंगे। उसके साथ में दूसरा आता है लर्नर करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये पहले टीचिंग का आ गया, दूसरा है हमारा लर्नर का, लर्नर के बारे में है पूरा। ठीक है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होता है, लर्नर मतलब कि जो लर्न करता है, पढ़ने वाला जो होता है, ठीक है, उसके लिए। ठीक है, एडोलसेंट्स एंड अडल्ट लर्नर्स क्या होते हैं, जैसे एकेडमिक या सोशल या इमोशनल या कॉग्निटिव लेवल जो आते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है इनके बीच में। ठीक है, और उसके बाद अगला हमारा आता है पॉइंट कि फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर लर्नर सपोर्ट मटेरियल। ठीक है, इसमें से भी काफी क्वेश्चन बन के आते हैं एग्जाम में। इसमें से मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल जो था हमारा ये पहले में, इसमें काफी क्वेश्चंस बनते हैं। और जो सेकंड जो पॉइंट था, इसमें जो लर्नर के करैक्टरिस्टिक्स है, इसमें काफी बार क्वेश्चन बन बन के आए हैं। और उसके बाद में हमारा जो आता है ये वाले पॉइंट्स, ठीक है, इसमें से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद इसमें आगे क्या है कि लर्नर का एनवायरमेंटल और इंस्टीट्यूशन के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, कैसे उसकी पढ़ाई होती है। और ये हमारे जो पॉइंट्स हैं इनमें से अभी कमी आए क्वेश्चन। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग। ठीक है, कि टीचिंग का मेथड क्या है, कि कहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग के अंदर, जैसे कि टीचर सेंटर, इसमें काफी क्वेश्चन बने, टीचर सेंटर और लर्नर सेंटर मेथड, इनमें से काफी क्वेश्चन बन के आए हुए। ठीक है, ऑफलाइन यस ऑनलाइन। ठीक है, जो हम क्लास लेते हैं पढ़ते हैं, तो वो आजकल ऑनलाइन का पैटर्न चल गया कोरोना के बाद से। तो वो ऑफलाइन पहले चलती थी, ऑनलाइन आजकल चल रही है, तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है पढ़ाई को लेकर के, ये चीज आ गई। ठीक है, मेथड ऑफ स्वयं और स्वयं प्रभा और मूक, ये क्या होता है, ये सब ऑनलाइन आपको कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं, स्वयं और स्वयं प्रभा, जिसमें आप घर बैठ के पढ़ाई कर सकते हो। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम में, तो ये भी चीजें करवाएंगे। उसके बाद अगला आता है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो ये सपोर्ट सिस्टम पहले इसका नाम कुछ और था, ये भी जब 2018 में सिलेबस चेंज हुआ तो उसमें ये नाम चेंज करके सपोर्ट सिस्टम डाल दिया गया है। तो इसमें क्या था कि ट्रेडिशनल है ना, तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ठीक है, तो पहले जो हम पढ़ाई जब करते थे, क्लास लेते थे, तो एक ट्रेडिशनल एक पैटर्न होता था। ठीक है, जैसे पहले के टाइम में जैसे देखते हैं कि एक टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वहाँ ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, वो वहां से मार्कर से या पेन से या चाक से पढ़ा रहा है, ठीक है, उसको साफ करता था। बच्चे बैठे होते हैं बेंच के ऊपर या नीचे क्लास में बैठे होते थे, वो लाइव पढ़ते थे, ठीक है, टीचर के पास। तो वो पहले क्या होता था, वो ट्रेडिशनल तरीका। और मॉडर्न तरीके में क्या है कि आजकल जैसे आप लोग अभी बैठ रहे हो अपने घर पे बैठ के, नहीं अभी आजकल जो आप पढ़ रहे हो घर पे बैठ के अपने मोबाइल में देख रहे हो मेरी क्लास है ना, मैं यहाँ से रिकॉर्ड करके आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो ये कौन सा तरीका हो गया, मॉडर्न। ठीक है, ये किसके ऊपर है, आईसीटी है ना, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो ये चीजें हम देखेंगे कि पढ़ाई के अंदर इनका कैसे क्या योगदान है आईसीटी का। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि अगला पॉइंट हमारा आता है कि एवल्यूएशन सिस्टम। ठीक है, इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चंस बने हैं एग्जाम में। और उसके बाद एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ एवल्यूएशन और एवल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इस पे भी कई बार क्वेश्चन बन के आए हैं लास्ट ईयर के एग्जामों में इन हायर एजुकेशन। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग ना, सीबीटी। ठीक है, ये सीबीटी। और सीबीटी क्या होता है, जैसे अभी आप चॉइस नहीं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप अभी नेट का एग्जाम देंगे, ठीक है, तो क्या वो ऑनलाइन होगा आपका एग्जाम। ठीक है, तो ऑनलाइन एग्जाम दोगे तो उसको क्या कहोगे, सीबीटी। आपका एडमिट कार्ड आएगा या फॉर्म आपने भरा होगा, तो उसमें आपको ये चीज लिखी मिलेगी कि जो आपका एग्जाम पैटर्न जो होगा वो सीबीटी मोड होगा। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। ठीक है, तो वो हो गई कि पढ़ाई में सीबीटी का क्या योगदान है, क्या इसका मतलब होता है, क्यों इसको जरूरी है पढ़ाई में, ये सब चीज पढ़ेंगे। उसके बाद इनोकेशंस ऑफ एवल्यूएशन सिस्टम। ठीक है, इसके ऊपर थोड़े कम क्वेश्चन बने हैं, तो बाकी जो जो चीजें इसमें बताई गई हैं वो हम सभी पढ़ेंगे। इसमें से ये सिलेबस इतना वास्ट है, इतना बड़ा है, मतलब कि इसको समेटना बड़ा मुश्किल है। अगर मैं एक महीना भी अगर इसके ऊपर लगा दूंगा तो भी कम पड़ेगा। लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि अभी थोड़ा काफी गैप हो गया था मेरा पढ़ाई के बीच में, वीडियो जाने के बीच में, तो वो इसका रीजन ये था कि मैं आपके जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स वगैरह हैं
उनको मैं एनालाइज कर रहा था पिछले साल के, जो भी जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन बन के आए हैं, तो मैं सोच रहा था कि मेन पॉइंट्स वहीं उठाए जाए, ताकि अगली बार भी हो सकता है कि सेम उसी पैटर्न से ना तो उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछ ले, उसके आसपास की जगह से क्वेश्चन पूछे जाएं। ठीक है, तो वो चीजें आपकी सब क्लियर हो जाएं। तो इसमें मैं कुछ मेन पॉइंट्स आपको पढ़ाऊंगा, ताकि ज्यादा उसमें आपको लोड भी नहीं रहेगा, इजिली आपको समझ में भी आ जाएगा और सारे पैटर्न से आप क्वेश्चन भी सोल्व कर पाओगे। ठीक है, अब क्या है कि म्यूजिक जब हमने पढ़ा था, तो म्यूजिक के लिए क्या था कि कुछ टेक्निक्स थी, है ना, मैंने बता दी थी आपको। इनको रटने की चीज थी, मैंने बता दी थी, रट लो। ठीक है, तो उसका अलग अलग तरीके से आप लोगों ने वो सब चीज कर ली थी। लेकिन जब आप ये फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हो ना, तो फर्स्ट पेपर के लिए सबसे चीज इंपॉर्टेंट जरूरी ये है कि आप इसको तभी अच्छे से पढ़ सकते हो जब आपका जो दिमाग है वो एकदम खुला हुआ हो अच्छे से। ठीक है, यानी हर एक चीज को समझना है आपको इसमें, और उसके बेस पे फिर इसके क्वेश्चंस बनते हैं। फिर वो आपको खुद को एनालाइज करना है कि मैंने इतना सब पढ़ा था, उस पढ़ाई जो पढ़ाई की थी मैंने, उस पढ़ाई के बेस पे जो इसका क्या आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो वो सोचना पड़ेगा आपको कि इसका आंसर कौन सा हो सकता है। हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन दे दिया, उसके 4 ऑप्शन दे दिए। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में उस क्वेश्चन के पहला ऑप्शन भी मैच कर रहा है, दूसरा भी मैच कर रहा है। ठीक है, सॉरी, हाँ, दूसरा ऑप्शन भी मैच कर रहा है उसे, तीसरा भी कर रहा है और चौथा भी कर रहा है। अब चारों ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं इस क्वेश्चन के, लेकिन अब आंसर कौन सा आएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें ज्यादातर पूछ लेते हैं। तो ये चीजें हैं, आपको अच्छे से देखनी पड़ेगी। आप तभी इन चीजों को कर पाओगे जब आपका दिमाग अच्छे से खुला हुआ है और एक एक चीज, एक एक शब्द आपने अच्छे से पढ़ा है। तो आप इसको एनालाइज कर पाओगे क्वेश्चन के हिसाब से कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, और उसके हिसाब से कौन सा आंसर इसके लिए बेस्ट होगा। तो इस टाइप की चीज इसमें आएगी। तो जब चलते हैं, अगला जो पॉइंट हमारा पहला आता है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर, तो हम टीचिंग पढ़ेंगे सबसे पहले कि टीचिंग क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं टीचिंग की डेफिनेशन देखते हैं। तो टीचिंग की जो डेफिनेशन है वो है कि टीचिंग इज ए प्लान। ठीक है, यानी टीचिंग क्या है, एक प्लान या योजनाबद्ध तरीका है टीचिंग का। ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट एक्ट ऑफ शेयरिंग नॉलेज। ठीक है, तो क्या है कि टीचिंग जो है शेयरिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। टीचिंग का मतलब क्या होता है कि कोई आपको टीचिंग करवा रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको वो अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करेगा। ठीक है, और आपका एक्सपीरियंस या खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेगा, तो वो क्या होती है, टीचिंग कहलाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक जो प्लान तरीका होता है या योजनाबद्ध तरीका होता है, जो आपकी नॉलेज है, ठीक है, वो आप अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करते हो। तो वो चीज यहाँ पे बताई है। तो इसमें बेसिकली द प्राइम ऑफ रोल ऑफ टीचर। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि प्राइम रोल ऑफ टीचर, टीचर का प्राइम रोल होता है टू इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन। इम्पार्ट मतलब कि देने के लिए, क्या, इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल, किसको, स्टूडेंट को देने के लिए। तो ये चीज पॉइंट मेन है। अगर इसको जैसे मैं हिंदी में पढ़ाता तो ये बड़ा टिपिकल होता आप लोगों के लिए, और इसकी लैंग्वेज इतनी टेढ़ी और टफ दी होती कि समझना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो इसलिए मैं आपको फिर फेयर करूंगा कि मेरे लिए जो एक बेस्ट तरीका है, मैं समझता हूँ कि हिंदी से ज्यादा आप इसको इंग्लिश में अच्छे से पढ़ के आप एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो और अच्छे से नंबर लेके आ सकते हो। तो वो सबसे बेस्ट तरीका जो है, वो मेरे को लगता है कि आप इंग्लिश में इसको करो, ताकि इंग्लिश में मैं करवा रहा हूँ और साथ साथ में हिंदी में ट्रांसलेट करता जा रहा हूँ। अगर किसी को दिक्कत आती है तो आप इंग्लिश के बजाय हिंदी में भी उसको लिख सकते हैं, ताकि ये चीज लिखी हुई आप एग्जाम के टाइम में जब रिविजन मारेंगे तो आपको ये पता चल जाए कि हाँ ठीक है, ये चीज ऐसे ऐसे होती है और ऐसे मैंने पढ़ी हुई है, बस ऊपर से देखते हुए और सारी चीज आपके दिमाग में बैठ जाए और आप अच्छे से कम टाइम में इनको अच्छे से कवर कर पाओ या रिवीजन कर पाओ। ठीक है, अगर जैसे ये पहली लाइन जब अभी मैंने बोली है, ये वाली, इसको अगर मैं हिंदी में अगर आपको बोल के बताऊं, तो इसका मतलब ये होता है कि शिक्षण, ज्ञान और अनुभव को साझा करने का एक नियोजन या नियोजित और समन्वित कार्य है। अब इसमें आप क्या समझेंगे, है ना, तो बड़ी टेढ़ी लैंग्वेज दे रखी है ना हिंदी की, तो इसलिए आपको इंग्लिश में अगर पढ़ लोगे तो इजी भी रहेगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। बाकी आप नोट करते रहे हिंदी में, साथ साथ में सभी चीजें आपको हिंदी में पढ़ाता ही जा रहा हूँ। तो उसके बाद अगला क्या है कि अभी जो ये पॉइंट हम पढ़ रहे हैं वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, अब टीचिंग की बात हमने कर ली, अब एप्टीट्यूड क्या होता है। ठीक है, एप्टीट्यूड क्या होता है देखते हैं कि जैसे कि द वर्ड एप्टीट्यूड मीन्स टू डेवलप एन एबिलिटी और स्किल टू डू समथिंग। ठीक है, एप्टीट्यूड का मतलब होता है, ये चीज आप नोट कर लेना ध्यान से, ये मेन पॉइंट है। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि क्षमता,
है ना। यानी कि कोई पर्सन है और उसको काफी अच्छी नॉलेज है, अच्छा नॉलेजेबल है और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उसको, ठीक है, लेकिन उसके पास अगर एप्टीट्यूड नहीं है, यानी उसके पास क्षमता नहीं है, तो क्या होगा, वो टीचिंग क्षमता अगर उसमें है ही नहीं तो वो दूसरे को टीचिंग दे ही नहीं पाएगा, टीच नहीं कर पाएगा, दूसरों को पढ़ा नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि अगर आपको अच्छा पढ़ाना है तो आपका एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए। तो क्या है कि इसमें क्षमता का होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब जैसे आप कहीं इंटरव्यूज वगैरह देने जाओगे, आपने केवीएस वगैरह का फॉर्म अप्लाई किया या फिर कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाओगे, है ना, तो वहां पे क्या होता है कि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं लोग। सोचते हैं ना कि वहां पे जाके प्रैक्टिकली पूछेंगे, गायन वादन, है ना, ये सब पूछते हैं, वो तो पूछते हैं, लेकिन उसके साथ में ना आप एप्टीट्यूड चेक करते हैं, जैसे कि आपका जर्नल एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है, या जनरल एप्टीट्यूड आपने कहीं लिखा देखा हुआ, तो उसका मतलब ये होता है कि जो आपका सामान्य ज्ञान होता है या फिर आपका जो क्षमता होती है कि आपने कितना सीखा और कितना सीख करके आप बच्चों को कितना सिखा पाते हो, आपके में वो एबिलिटी है सिखाने की कि आप वो चीज जो आपके अंदर आई है वो आप दूसरों को दे पाओ, तो वो उसको कहेंगे एप्टीट्यूड, ठीक है। तो इसलिए वहां पे आपका एप्टीट्यूड भी टेस्ट किया जाता है कि आप कितना सिखा पाने में समर्थ है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो अब ये दोनों शब्द मिलकर फिर बनता है कि आपका क्या बनता है, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि अब ये टीचिंग जहाँ पे होती है तो क्या है कि एक यहाँ पे मैंने एक बात लिखी थी, ये क्या योजनाबद्ध तरीका है नहीं, प्लान तरीका है। अब प्लान तरीका कैसे होगा कि जैसे कि मान लो सबसे पहले प्लान तरीके में हम ये ले सकते हैं कि आप लोगों ने जब यहाँ पे म्यूजिक की क्लासेस स्टार्ट की थी तो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा था नाद, ठीक है, उसके बाद फिर श्रुति, ठीक है, फिर स्वर, ठीक है, फिर ग्राम, ठीक है, इस तरह से हमने पढ़ा था। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने सबसे पहले ग्राम पढ़ लिया हो, फिर नाद पढ़ लिया हो, फिर स्वर पढ़ लिया हो, फिर श्रुति बाद में पढ़ी हो, ऐसा तो होगा नहीं। तो सबसे पहले आपने नाद पढ़ा, नाद के बेस पे फिर अगली चीज आपने क्या समझ में आई, श्रुति पढ़ी, श्रुति समझ में आई, श्रुति के बाद आपने क्या पढ़ा, स्वर, वो समझ में आया, फिर क्या ग्राम, ऐसे हम बढ़ते बढ़ते चले गए। तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये प्लान तरीका हुआ कि प्लान तरीके से आप पढ़ते हैं टीचिंग के अंदर, ठीक है। तो जैसे म्यूजिक का माहौल अगर आपके चारों तरफ है तो आप क्या करेंगे, सुन के सीख जाएंगे, है ना। और अगर माहौल नहीं है आपके तो क्या करेंगे, आप टीचर के पास जाते हैं, उनसे पढ़ते हैं, तो वो क्या योजनाबद्ध तरीके से आपको प्लान तरीके से पढ़ाता है या सिखाता है कि सबसे पहले आपको स्वर सिखाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको उनको अलंकार सिखाएगा, फिर उनको आकार में करना सिखाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर आपका राग या गायन वादन के अंतर्गत जो चीज आती है वो सिखाएगा। तो क्या हुआ, एक योजनाबद्ध तरीका हो गया सिखाने का, टीचिंग का। ठीक है। तो उसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं, उसमें भी ये चीज दी हुई है कि द टीचिंग एप्टीट्यूड कैन बी डिफाइंड एज द डेवलपमेंट ऑफ रिक्वायर्ड एबिलिटी एंड स्किल सेट्स विच आर द एसेंशियल टू बी गुड टीचर। वो ये बात बता रखी है कि एक गुड टीचर की क्या एबिलिटी होनी चाहिए, क्या मतलब की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि उसके में एबिलिटी होनी चाहिए और स्किल देने की क्षमता होनी चाहिए, डेवलप करने की, किसके अंदर, स्टूडेंट के अंदर। तो वो क्या होती है, टीचिंग एप्टीट्यूड कहलाती है। तो अब हम चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट है हमारा फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब फिलोसफी ऑफ एजुकेशन अभी क्या है, तो मतलब कि एजुकेशन का मतलब है कि ज्ञान, पढ़ाई, ठीक है। तो ज्ञान का मतलब क्या है कि आप किसी चीज को, आप मतलब कि आप किस चीज को एजुकेशन मानते हैं। आप फिलोसफी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे दी है तो उसमें यहाँ पे एक सीधा सा मतलब ये निकलता है कि जो ये एजुकेशन के जो फिलोसफीज हुए हैं काफी सारे, और ऐसे तो काफी सारे हैं, लेकिन मैंने इसमें जो मेन इंपोर्टेंट जो दे रखे थे 3, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ताकि जो कि क्वेश्चंस वगैरह है इन तीनों में से मोस्टली पूछे गए हैं। वैसे तो काफी सारे हैं लेकिन ये इंपोर्टेंट मैंने 3 यहाँ पे निकाल के लेके आया हूँ। उनके बारे में पढ़ेंगे तो काफी लंबा टाइम लग जाएगा, बहुत मतलब कि आपका टाइम भी खराब होएगा और उसमें से क्वेश्चन भी इतने नहीं आने। जो एग्जाम के पर्पज से इंपोर्टेंट है वो सब मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ। तो अब देखते हैं कि जैसे कि जो एजुकेशन को लेकर जो फिलोसफीज हुए हैं उसमें क्या है कि किस चीज को आप एजुकेशन मानते हैं, है ना। तो उस चीज के बारे में लोगों के क्या है कि अलग अलग विचार हुए हैं, ठीक है। वो अलग अलग विचार हुए हैं तो उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या हुए हैं। कि सबसे पहले हमारा आता है आइडियलिज्म, ठीक है, यानी आदर्शवाद। आइडियलिज्म मतलब है कि आइडियल मतलब है कि आदर्श, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा है आइडियलिज्म, आदर्शवाद।
क्या है, द यूनिवर्सल माइंड और गॉड इज सेंट्रल इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, संसार को समझने के लिए क्या है, गॉड इज सेंट्रल। ठीक है, तो इसका मतलब मोटा सा मतलब ये हुआ, आपको अगर मैं अपनी लैंग्वेज में समझाऊं कि भगवान ही सब कुछ है। ठीक है, बस जो भगवान को मानते हैं वही असली एजुकेशन मानते हैं, आइडियलिज्म को मानने वाले लोग, जो फिलोसफी हुई है। तो इसमें क्या है कि भगवान ही सब कुछ है, जो आइडियल चीज है या भगवान है या ब्रह्म है या फिर कोई आदर्श चीज है ना, उनको जान लेना वही असली नॉलेज, उनको जानने से जो नॉलेज मिलेगी वही असली ज्ञान है, इनका ये मानना है। ठीक है, जो नॉलेज मिलेगी उसको सही मायने में एजुकेशन कहेंगे आइडियलिज्म वाले। ठीक है, तो यानी आइडियलिज्म इस चीज को मानता है कि सब मोह माया है इस दुनिया में, बस भगवान ही जो है, भगवान या जो से जो प्राप्त ज्ञान है वही असली एजुकेशन होती है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि आप साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, आदि जो म्यूजिक हो गया, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं आजकल, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब मोह माया है। असली ज्ञान कहाँ पे होगा, भगवान के, या क्या नाम है, जो आइडियल चीज है या भगवान है या ब्रह्म है ना, या अदर्स चीजें हैं, उनसे जो ज्ञान मिलता है वही असली एजुकेशन होती है। ये आइडियलिज्म के जो मत है उनका ये मानना होता है। ठीक है, तो इसको मत को मानने वाले कौन कौन है, फ्रोबेल, ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, फ्रोबेल, कांट, प्लेटो, स्वामी दयानंद, विवेकानंद, श्री अरबिंदो आर प्रोनेंट्स ऑफ आइडियलिज्म। तो क्या है, ये आदर्शवाद है, यानी इस जो आइडियलिज्म है इसको मानने वाले कौन कौन थे, ये नाम मैंने आपको बताई। अब एग्जाम में पूछा हुआ है कि जैसे कि फ्रोबेल है या कांट है, ये कौन से एजुकेशन की कौन सी फिलोसफी को मानते हैं, है ना, ऑप्शन में आपके दिए हुए थे, तो उसमें एक आइडियलिज्म ऑप्शन था, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो ऐसे करके पूछा हुआ है कि हो सकता है कि लास्ट टाइम कांट के बारे में पूछ लिया, अब अगली बार फ्रोबेल के बारे में पूछ ले, या प्लेटो के बारे में पूछ ले, या स्वामी दयानंद, तो ये चीज आप नोट कर लेना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा आता है नेचुरलिज्म। तो नेचुरलिज्म का मतलब क्या होता है कि नेचर अलोंग रिप्रेजेंट द एंटायर रियलिटी। ठीक है, तो मतलब कि मोटी सी बात ये है इसमें कि चारों ओर जो प्रकृति है, नेचर जो है हमारा, जैसे हम इंद्रियों से देखते हैं या महसूस करते हैं, है ना, वही क्या होता है, नेचुरलिज्म कहलाता है। यानी सिंपल सी बात, प्रकृति का ज्ञान क्या कहलाएगा, नेचुरलिज्म कहलाएगा। ठीक है, तो प्रकृति में चारों ओर जो भी पदार्थ है या यही सब ओरिजिनल है, यानी यही सब असली है, इन्हीं के बारे में जानकारी, इनके बारे में जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वही क्या है, नेचुरलिज्म कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, जब भी आजकल जो भी पढ़ाई चल रही है, साइंस हो गया, ठीक है, बायो हो गया, ठीक है, फिजिक्स हो गया, आदि आदि जो भी सब्जेक्ट आज हम पढ़ते हैं, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, नेचुरलिज्म की। आज हम म्यूजिक भी पढ़ रहे हैं या यूजीसी नेट का पढ़ रहे हैं हम, तो ये भी क्या है, नेचुरलिज्म के अंतर्गत आएगी। ठीक है, द मेन प्रोटोगनिस्ट ऑफ नेचुरलिज्म, इसको मानने वाले कौन कौन थे, टैगोर, ठीक है, और रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, तो ये इस को मानने वाले, अदर नेचुरलिज्म को मानने वाले लोग थे, ये आप नोट कर लेना। उसके बाद अगला तीसरा पॉइंट आता है हमारा प्रैग्मैटिज्म। तो क्या है, प्रैग्मैट का मतलब क्या होता है, बुद्धि, यानी लॉजिक को यूज करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि व्हाट एवर इज यूजफुल इज गुड एंड व्हाट एवर इज गुड इज यूजफुल। तो इसका हिंदी का मतलब ये हुआ जो उपयोगी है वही अच्छा है, और जो अच्छा है वही उपयोगी है। ठीक है, तो अगर इसको दूसरे लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं कि जो आपके लिए अच्छा है और आप उसको समझ लेते हैं, वही आपके असली ज्ञान की प्राप्ति है, इनका ये मानना है। ठीक है, तो क्या है, मतलब कि जो भी लॉजिक लगा के या आप बुद्धि से जो भी आप समझते हैं, जिससे कि आपको लाइफ को इंप्रूवमेंट होता है या इंप्रूवमेंट मिलता है, वही प्रैग्मैटिज्म कहलाता है। यानी आपकी जब लॉजिक यूज करके जब आपकी बुद्धि बढ़ती है या फिर आपकी लाइफ को इंप्रूवमेंट होता है, तो वो हो सकता है कि आपके आइडियलिज्म से भी हो सकता है या फिर नेचुरलिज्म से भी हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा,
प्रैग्मैटिज्म कहलाएगा। और इसको मानने वाले कौन कौन है? इसके विचारक जो है जॉन डेवी, किलपैट्रिक, ठीक है ना। तो ये सब इसके प्रैग्मैटिज्म को मानने वाले हैं। ये हमारे तीन मेन थे, एजुकेशन और फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। इनमें से तीनों को आप नोट कर लेना, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत बार, और लास्ट बार उससे लास्ट बार भी, उस लास्ट बार भी आए हुए हैं, ठीक है। तो इनमें से जो ये नाम वगैरह है, इनमें से नाम दे देंगे या तो किसी का, है ना। एक तो क्वेश्चन इस टाइप से बन जाएगा कि नाम दे देंगे। दूसरा क्या करेंगे कि डायरेक्टली जो आइडियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, इनके डेफिनेशन वगैरह दे देंगे, इनके बारे में पूछ लेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर, तो आप इनको नोट कर लेना। अब इसके बाद अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है कि टीचिंग जो है उसका नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिविटीज क्या है, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है किसकी, टीचिंग की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टीचिंग जो है, टीचिंग इज ए ट्राइडिक, ठीक है, इन नेचर। तो टीचिंग का जो नेचर होता है वो क्या होता है, ट्राइडिक होता है। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम्पल, इन्वॉल्व 3 कोर एलिमेंट्स विच आर। तो क्या होता है ट्राइडिक? ट्राइडिक मतलब क्या है, आपके नाम से पता चल रहा है 3 चीज, ठीक है। अब यहाँ पे डाया, डाया मतलब क्या होता है 2, ट्राया 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, ठीक है, हेक्सा 6, हेप्टा 7, ऐसे करके ये आती हैं न्यूमेरिकल फॉर्म। तो ये चीज तो मैंने जैसे कि मैं साइंस से मैंने 12th किया था, तो उस टाइम पे जब केमिस्ट्री वगैरह जब हम पढ़ते हैं तो उसमें चीजें पढ़ाई गई थी ना, तो वो उन चीजों का यूज यहाँ भी आ रहा है आजकल। तो जैसे आप वेस्टर्न म्यूजिक पढ़ोगे तब भी उसमें आपको ये पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, सेप्टा है ना, इनका यूज आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइडिक, ट्राइडिक मतलब कि तीन तीन चीजों को मिल करके क्या होता है ये ट्राइडिक, इसका नेचर होता है किसका, टीचिंग का। अब 3 चीज क्या होती है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं इसको ऐसे ड्रा कर देता हूँ, ठीक है, ट्राइडिक होती है। अब यहाँ पे हो गया आपका पहला ट्राइडिक में क्या, टीचिंग, दूसरा हो गया स्टूडेंट, और तीसरा हो गया क्या, सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। अब पढ़ाई जब होगी, जहाँ पे टीचिंग होगी, तो वहां पे क्या, टीचर का होना जरूरी है उसके साथ में आपका स्टूडेंट भी का होना जरूरी है। अगर टीचर है स्टूडेंट नहीं है तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, अगर स्टूडेंट है टीचर नहीं है तो भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इन दोनों का होना कंपलसरी है, और इसके साथ में सब्जेक्ट मैटर का भी होना अनिवार्य है। अब सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर की जैसे कि मैं एग्जाम्पल मान लो कि अभी आप लोगों की मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, तो ऑनलाइन क्लास लेने के साथ में मेरे पास क्या है कि मैं, है ना, पेन टैबलेट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, माइक यूज कर रहा हूँ, है, और इंटरनेट यूज कर रहा हूँ। तो ये सब चीज क्या हो गई, ये सब्जेक्ट मैटर कहलाएगी। अब आप लोग इसको क्लास को देखोगे तो आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है, और या मोबाइल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, ये सब्जेक्ट मैटर कहलाएंगे। अगर जैसे आप म्यूजिक से एग्जांपल देखते हैं कि अगर आप क्लास में जाते हैं सीखने के लिए, तो वहां पे क्लास में आप होंगे, आपके टीचर होंगे, लेकिन आप सीखोगे किससे, तो वो सब्जेक्ट मैटर कहलाता है। क्या होगा बीच में सब्जेक्ट मैटर उस केस में कि आपके पास वहां पे तानपुरा होना चाहिए, है ना, हारमोनियम होना चाहिए, और क्या नाम है, क्या बोलते हैं, तबला होना चाहिए। तो ये सब चीजें क्या कहलाएंगी, ये सब्जेक्ट मैटर कहलाती है। अगर ये चीज नहीं है तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। टीचर स्टूडेंट है और ये सब्जेक्ट मैटर नहीं है तो पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी। तो इसलिए क्या है कि टीचिंग के लिए ये 3 चीज या कंपोनेंट जो एलिमेंट होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बारे में पता नहीं कितनी बार, लगभग लगभग हर बार क्वेश्चन आ ही जाता है कि टीचिंग इज ए ट्राइडिक। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछे तो आपको हो सकता है कि ऑप्शन में रखा मिल जाए, है ना। ये चीजें मैंने भी 2-3 बार फेस करी है, और बहुत बार इस चीजों को पूछे जाते हैं। तो आप देखते हैं कि जो टीचिंग के आगे जो मेन पॉइंट आते हैं वो क्या क्या है। सबसे पहला आता है कि टीचिंग एंड लर्निंग आर 2 प्रोसेस विच आर इंटरलेटेड। अब बड़ी इंपॉर्टेंट मैं लाइनें मैं निकाल करके लेके आया हूं। तो इसमें आपको ध्यान देना क्या है कि टीचिंग एंड लर्निंग जो है ये 2 प्रोसेस, 2 प्रोसेस है। कौन सा, टीचिंग का और लर्निंग का, आर 2 प्रोसेस विच आर इंटरलेटेड, ये आपस में इंटरलेटेड है, ठीक है। यानी टीचिंग के बिना, और टीचिंग और लर्निंग आपस में मिले हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो इसके बिना पॉसिबिलिटी नहीं है कोई दूसरी चीज की, यानी संभव नहीं हो पाता। तो क्या होता है कि जहां टीचिंग होगी वहां लर्निंग होती है, कुल मिला के ये बात है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आप ये ध्यान रखना कि जहां पे टीचिंग होगी वहां पे लर्निंग भी होगी, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। लेकिन जहां पे लर्निंग होगी
तो वहां जरूरी नहीं हो कि टीचिंग हो रही हो, ठीक है। ये तो सही होगा और ये गलत हो जाएगा। क्यों? अब इसको चीज आगे भी हम समझेंगे, लेकिन मैं अब इतना ध्यान रखना। अब देखते हैं आगे चल के क्या है। वन ऑफ द सोल एम्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, एंड टीचिंग का एक मेन एम क्या है? टू ब्रिंग आउट सम पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट के अंदर एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने का टीचिंग का एम होता है, ठीक है, विद द एनहांसमेंट ऑफ स्टूडेंट नॉलेज बेस। तो क्या होता है कि जैसे कि अगर आप मान लो कि सही टीचिंग, अगर टीचिंग सही ढंग से हो रही है, ठीक है, तो लर्नर के अंदर क्या होगा? पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो इसका अगर जैसे कि एग्जांपल मैं बताऊं कि आपने लाइफ में कई ऐसे लोग देखे होंगे जिन्होंने बीए कर लिया, एमए कर लिया, एमफिल कर ली, पीएचडी कर लिया, बीएड कर लिया, ठीक है, लेकिन ये सब करने के बाद जब हम उनसे बात करते हैं तो लगता है कि इसके अंदर एक जो ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए वो आए नहीं, ठीक है। मतलब कि क्या हुआ कि उन्होंने पढ़ाई तो की, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन एक आता है ना कि मैच्योरिटी लेवल आता है पढ़ाई के साथ साथ में, उसके अंदर कई चीजों को चेंजमेंट देखने को मिलता है, मैच्योरिटी आती है ना, समझदारी आती है, बात करने का तरीका आता है, वो उनके अंदर नहीं देखने को मिलता। तो हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया, मतलब कि टीचिंग जो हुई वहां पे उन्होंने ये चीज को लिया ही नहीं, तो वहां पे उसको गुड टीचिंग नहीं मानेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा, ऑल टीचिंग शुड फोकस ऑन इनहेंसिंग द लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो ऑल टीचिंग, तो सभी जो टीचिंग होती है उसका मेन फोकस क्या होता है कि इनहेंसिंग द लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट की जो आउटकम है लर्निंग की उसके ऊपर ना, वो जो अभी चीज मैंने बताई थी वही, हाउएवर इफ द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इज नॉट गुड, यानी क्या कह सकते हैं, हाउएवर इफ द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इज नॉट गुड, अगर टीचिंग अच्छे से नहीं हुई देन इट विल बी टीचिंग प्रोसेस विद नो प्रोडक्टिव लर्निंग आउटकम, अगर टीचिंग अच्छे से नहीं हुई तो आपका क्या नाम है, जो आउटकम है वो अच्छा नहीं आएगा। वो अभी जो चीज बताई हुई यहाँ पे बता रखी है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि अनदर म्यूचुअल पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट द टीचिंग आल्सो टीचर बट लर्न आल्सो, यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट दे रखी है, ये वाली, टीचर आल्सो टीचर बट लर्न आल्सो। इसका मतलब ये हुआ कि टीचर जब टीच करता है, ठीक है, तो क्या करता है, टीच करता है तो साथ में वो लर्न भी करता है, यानी अगर कोई पढ़ा रहा है तो वो पढ़ता भी है साथ में, यानी किसी को कुछ सिखा रहा है तो खुद भी सीखता है साथ में, ठीक है। ए टीचर व्हाइल टीचिंग स्टूडेंट्स गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल्फ लर्निंग, जब कोई टीचर अगर पढ़ाता है तो वो सेल्फ लर्निंग भी करता है साथ में, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी पहली ऑनलाइन क्लास की, उस क्लास में और अब की क्लास में आपको चेंजमेंट देखने को मिला होगा, ठीक है। तो क्यों हुआ ये? क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में वीडियोस बनानी शुरू करी होगी तब मैंने देखा होगा कि मेरे अंदर ये कमियां आ रही है, या यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, माइक में आवाज अच्छी नहीं आ रही है ना, जो भी मेरे कमियां थी, क्या हुआ कि वो मैंने सीखी। कब सीखी? जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ठीक है। तो आप लोगों को पढ़ाया, उसके साथ साथ में चीजें मैंने देखी, धीरे धीरे मैंने उनको सुधारा, ठीक किया, आज मैं थोड़ा ठीक कर रहा हूँ, आगे चल के और भी अच्छा करूंगा। तो ये सब क्या है कि मेरी भी क्या हो रही है, सेल्फ लर्निंग हो रही है साथ में, ठीक है। तो उसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग, ठीक है। तो लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो जिंदगी भर चलता रहता है ना, इज नो एंड ऑफ इनहेंसिंग द नॉलेज लेवल, ठीक है। इसका कोई एंड नहीं है ज्ञान लेने के लिए, ठीक है। आप जिंदगी भर जब तक आप जिंदे रहते हो हमेशा ज्ञान लेते रहते हो, ज्ञान को कंप्लीट करने का कोई सीमा नहीं है, ठीक है, जिंदगी भर चलता रहेगा, ठीक है, चाहे वो स्टूडेंट हो या टीचर हो, ठीक है। ये चीज यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद आगे हम देखते हैं, चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट टाइम, वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, द फ्रेज टीएल मोड ऑफ टीचिंग इम्प्लाइड दैट, अब टीएल मोड का मतलब क्या हुआ कि टीचिंग लर्निंग मोड, ठीक है। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा ये टीचिंग लर्निंग टीचिंग वगैरह ये एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा, तो लास्ट टाइम जब आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो ये टीएल मोड देखकर आप वहीं सोच रहे होंगे कि ये क्या लिख रखा है, पता ही नहीं है ना। तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी कई बार नाम दे देते हैं, तो आप थोड़ा सा दिमाग को ना खोल के रखना। तो इसमें क्या दे रखा है कि जो टीचिंग लर्निंग है या टीचिंग लर्निंग का जो संबंध है उससे क्या इंप्लाइज होता है, यानी टीचिंग लर्निंग का जो संबंध है आपस में, है ना, उससे क्या इंप्लाइज, मतलब कि उसका क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं कि टीचिंग लर्निंग का तात्पर्य क्या होगा, देखेंगे पहला ऑप्शन, चलो, कि टीचिंग एंड लर्निंग आर इंडिपेंडेंट एक्ट्स,
क्या ये बात सही है? आप थोड़ा सोचो कि टीचिंग और लर्निंग दोनों इंडिपेंडेंट एक्ट है। इंडिपेंडेंट मतलब कि इंडिपेंडेंट है, मतलब लर्निंग जो है वो टीचिंग पर डिपेंड नहीं है और टीचिंग जो है वो लर्निंग के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये कहना चाह रहा है। यानी दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये बात सही है? नहीं सही है, गलत होगा। क्यों? क्योंकि टीचिंग होगी तो वहां पे लर्निंग होगी, लर्निंग है वहां पे टीचिंग। या जरूरी नहीं है टीचिंग हो, लेकिन रिलेटेड तो है, यानी एक दूसरे से क्या है, डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। तो इंडिपेंडेंट हम नहीं कहेंगे, इसलिए ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं कि टीचिंग एंड लर्निंग, दोनों टीचिंग और लर्निंग क्या है, इंट्रिकली रिलेटेड एक्ट्स, दोनों आपस में रिलेट करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात हो सकती है। तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं, टीचिंग एम्स एट लर्निंग, टीचिंग का एम्स है लर्निंग करवाना, ये बात भी सही है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं, टीचिंग कोज लर्निंग, यानी टीचिंग के कारण ही लर्निंग होती है। अब मैंने आपको एक बात समझाई थी पीछे यहाँ पे, कि जहाँ पे टीचिंग हो रही हो वहां पे लर्निंग होती है। ठीक है, और जहां पे लर्निंग होती है तो वहां पे जरूरी नहीं है कि आपकी टीचिंग ही हो रही हो। कैसे? इसका मतलब मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ कि आपको नहीं समझ में आई होगी। कि जहाँ पे टीचर पढ़ा रहा है तो बेसिकली सी बात है कि सिंपल सी बात है कि वहां पे लर्निंग तो ही होगी। जैसे अभी मैं यहाँ टीच कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, जब आप वीडियो देखोगे तो आपको लर्निंग तो होगी, है ना, आपको समझ में आएगा, कुछ नई चीज ज्ञान का क्या, नए ज्ञान की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो उसी संबंध में ये बात कही गई कि जहाँ पे टीचिंग होगी तो वहां पे लर्निंग तो होगी, ये तो बात सही है। लेकिन जहाँ पे लर्निंग हो रही है आप लोगों की तो वहां टीचिंग होगी, ये जरूरी नहीं है। कैसे? कि जरूरी नहीं है कि आप जो भी जिंदगी में कुछ सीखते हो वो आपको टीचर ही सिखाता हो। आप प्रकृति से भी सीख सकते हो, आप दूसरों को ठोकर लगे वैसे भी सीख सकते हो, है ना। तो वहां पे कोई टीचर आके थोड़ी नहीं सिखा रहा आपको। ठीक है, तो वो चीज उस केस के बारे में क्या कहा है कि जहां पे आपकी लर्निंग होगी तो वहां पे जरूरी नहीं है कि टीचिंग हो, यानी कोई टीचर आपको पढ़ा रहा हो, है ना, वो आपको कहीं से भी सीख सकते हैं। तो इस चीज के बारे में बात बोली है। तो अब चौथा ऑप्शन हम देखते हैं कि टीचिंग कोज लर्निंग, यानी टीचिंग के कारण ही लर्निंग होती है। क्या ये बात सही है? नहीं, लर्निंग तो हम हो सकता है कि नेचर से भी सीखें, या किसी दूसरे को देख करके सीख ले, है ना, या अपने खुद के एक्सपीरियंस से कुछ सीख ले, तो जरूरी नहीं है। तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब बच गए दो ऑप्शन हमारे, है ना। अब स्टार्टिंग में एक बात बताई थी मैंने कि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, और उसके ऑप्शन दे दिए, उसमें से एक या दो या तीन, एक तो खैर नहीं, दो या तीन, या हो सकता है कि चार ऑप्शन भी उसके मैच हो जाए। तो उस केस में अब आप क्या करोगे? अब यहाँ पे दोनों ऑप्शन मैच हो गए, अब आप कंफ्यूजन हो जाओगे कि ये ऑप्शन भी सही है सेकंड नंबर वाला, और थर्ड भी सही है, अब कौन सा सही होना चाहिए? अब इस केस में आपको क्या करना है कि जो ऑप्शन सबसे ज्यादा करीब है उस क्वेश्चन के, उसी के ऊपर टिक लगाना है। अब दोनों ऑप्शन को देखते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन जब भी आप सोल्व करने बैठो, चाहे वो म्यूजिक का हो चाहे आप फर्स्ट पेपर का हो, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले क्या करना है कि आप कोशिश करना है कि जितने ऑप्शन हो सके उतने कम करो आप। ठीक है, जैसे कि चार ऑप्शन है तो उसमें से देख लिया कि भाई ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होने वाला, काट दो। अब आपके पास चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन कम हो गया, तो अब आपका कॉम्पिटिशन तीन ऑप्शनों के बीच में रहेगा। उसके बाद में आप देखोगे कि चौथा ऑप्शन आपने देखा कि ये भी नहीं होगा, इसको काट दो। अब आपका ऑप्शन बच गए दो। अब ये आप श्योर रहोगे कि आएगा इन दोनों में से आंसर, लेकिन आएगा कौन सा? अब क्या हुआ कि आप एक तो चार ऑप्शन में से सोचते, इन चारों में से एक आएगा, कौन सा आएगा? अब आपके पास दो ऑप्शन हटके दो ऑप्शन बचे, इन दोनों में से कोई एक आएगा, तो ये ज्यादा आसान रहेगा कि ये ज्यादा। तो कोशिश करना है कि उसको ऑप्शनों को थोड़ा साइड करो, जो नहीं उसमें नहीं होंगे आंसर, आपको लग रहा है श्योर हो कि इनका तो ये तो आंसर होने नहीं चाहिए, तो उसको साइड करके उसको थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करा करो, तब आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर सही आएगा। चलो अब देखते हैं इसमें क्या दे रखा है कि टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड एक्ट्स। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और टीचिंग एम्स एट लर्निंग, टीचिंग का एम्स है क्या? लर्निंग करवाना। तो इसका जो आंसर है वो आएगा सेकंड। अब क्यों आएगा कि टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड एक्ट, ये तो हमने अभी पढ़ा था पीछे कि आपस में रिलेट करते हैं टीचिंग और क्या नाम है, लर्निंग। ठीक है, क्या था ये रहा जो पहला पॉइंट हमने पढ़ा था, टीचिंग एंड लर्निंग आर टू प्रोसेस व्हिच आर इंटररिलेटेड, यानी आपस में इंटररिलेटेड है। ठीक है, लेकिन सेकंड जो बात बोली है तीसरे ऑप्शन के अंदर कि टीचिंग एम्स एट लर्निंग, पर टीचिंग का एम है लर्निंग करवाना, ये बात भी सही है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से क्यों गलत मानी गई ये चीज? क्योंकि टीचिंग का एम है लर्निंग करवाना, वह टीचर है उसने लर्निंग करवा दी, पढ़ा दी। जैसे मान लो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का पहली यूनिट पढ़ाई, ठीक है, मैंने पढ़ा के छोड़ दी,
यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, आपके अंदर कोई पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आया या नहीं आया, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। बस मेरा काम था, मैंने लर्निंग करवानी, मैंने लर्निंग करवा के छोड़ दी। ठीक है, इसी वजह से ये ऑप्शन जो है यहां से भी हट जाएगा, आएगा नहीं। ठीक है, तो ये किस केस में ये ऑप्शन सही माना जाता कि जब यहां पे ये लिखा होता है कि टीचिंग एम्स एट लर्निंग विद पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या होता, ये ऑप्शन भी सही माना जाता। ठीक है, फिर आपके ऑप्शन किस हिसाब से आते, ऑप्शन नंबर 1 आता आपका ए और बी। ठीक है, 2 ऑप्शन आता बी और सी। ठीक है, 3 आता सी और डी, है ना, चौथा आता ए और डी, ऐसे करके ऑप्शन आ जाते आपके। तो क्या आता, तो बी और सी वाला इसके ऊपर सही करना होता, बी और सी, यानी आपका ये बी भी सही होता, फिर सी भी सही होता। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन जो है ये क्यों हटा, इस वजह से हटा। ठीक है, कि टीचिंग का एम्स क्या था, लर्निंग करवाना, तो उसका एम्स लर्निंग करवाना तो है, वो तो बात ठीक है, लेकिन उसके अंदर कोई चेंजमेंट आ रहा है, कोई पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, उसको समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, उससे लेना देना नहीं, इस वजह से ये ऑप्शन यहाँ से हट गया। तो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे मैंने आपको एक बात बताई थी कि पढ़ने से पहले आपको हर एक शब्द के ऊपर ध्यान देना है, दिमाग को खोल करके बैठना है, ये रटने वाली चीज नहीं है। जिस दिन सोचने बैठ गए ना कि रटने से काम चल जाएगा, उस दिन आपका ये समझ लो कि आप नीचे जा रहे हो, है ना, आप ऊपर नहीं जा सकते। तो एक एक चीज को समझना है, समझ के फिर आपकी जो कॉमन सेंस है उसको यूज करके आपको क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, तभी आपका आंसर आएगा। और ये बार बार करने से प्रैक्टिस करोगे, है ना, क्वेश्चन पेपर जैसे मैं टेस्ट सीरीज वगैरह दूंगा तब सोल्व करोगे, तब जाके चीज सोल्व होगी, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अब बढ़ते हैं अब अगले पॉइंट की तरफ। अगला आता है हमारे टीचिंग के मॉडल्स, हम पढ़ेंगे अब। तो टीचिंग के जो मॉडल्स हैं वो बेसिकली 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, पेडागोजी मॉडल, एंड्रागोजी मॉडल और होटागोजी मॉडल। ठीक है, मॉडल, सॉरी। तो ये 3 मॉडल होते हैं टीचिंग के। अब तीनों मॉडल के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि क्या चीज होती है, कैसे इसके अंदर मॉडल्स में इनका क्या यूज है, क्यों पढ़ते हैं हम ये लोग। ठीक है, तो सबसे पहले मॉडल जो है हमारा, पेडागोजी की बाद में बात करते हैं, पहले मॉडल, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या होता है मॉडल ऑफ टीचिंग, क्या होता है। यानी इसका मतलब ये होता है कि टीचिंग के, यानी टीचिंग जो हो रही है, यानी पढ़ाने का तरीका। ठीक है, पढ़ाने के कौन कौन से तरीके होते हैं, वो 3 तरीके होते हैं, यहाँ पे मैंने बता दिया, पेडागोजी, एंड्रागोजी और होटागोजी। तो टीचिंग के पढ़ाने के जो 3 तरीके हैं, वो 3 तरीके में से पहला पॉइंट हमारा पेडागोजी आता है, वो हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले पेडागोजी का मतलब होता है कि एडोलसेंट जो लर्नर होते हैं, सॉरी, एडोलसेंट जो लर्नर यानी छोटे बच्चे जो होते हैं, उनकी जो पढ़ाई आती है वो क्या कहलाती है, पेडागोजी मॉडल में कहलाएगा। ठीक है, यानी क्या होता है कि ट्रेनर लेड लर्निंग। ठीक है, जो ट्रेनर है वही क्या करता है, लीड करता है, किसको, एक सेकंड रुको ना, सॉरी कॉल आ गया था बीच में। क्या था, ट्रेनर लेड लर्निंग। तो ट्रेनर जो है वो लीड करता है किसको, लर्नर को, यानी छोटे बच्चे को। क्या होता है कि जिस दिन टीचर नहीं आएगा उस दिन बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा। ठीक है, छोटे बच्चे वो टीचर के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। तो टीचर आएगा तो वो पढ़ाएगा तो वो पढ़ेंगे, नहीं आएगा नहीं पढ़ा तो वो नहीं करेंगे। तो इसमें क्या 2 चीज आ जाती है मेन, कि जो छोटा बच्चा है उसको क्या करना है, ठीक है, और कैसे करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है ये भी टीचर बताएगा छोटे बच्चे को, कैसे करना है ये भी टीचर बताता है। ठीक है, क्या करना है, जैसे कि ABCD पढ़ना है, क ख ग पढ़ना है, पोएम पढ़नी है, या जो भी है ना, क्या करना है वो टीचर बताता है। और कैसे करना है वो उसको रटवाएगा, बार बार बुलवाएगा, है ना। तो जो भी तरीका टीचर के पास होता है कि कैसे ये चीज करवानी होती है, ये सब क्या है, ये टीचर ही करवाता है। तो क्या करना है ये भी टीचर करवाएगा, है ना, यानी ट्रेनर करवाएगा।
और कैसे करना है ये भी ट्रेनर करवाता है, टीचर करवाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, द लर्नर इज डिपेंडेंट। अभी मैंने ये बात बताई थी कि जो लर्नर होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, टीचर के ऊपर। ठीक है, अगर टीचर आएगा तो वो पढ़ाई करेगा, नहीं तो वो मस्ती करेगा, घूमेगा फिरेगा, मस्ती करेगा, उसको मतलब नहीं फिर पढ़ाई से। ठीक है, तो क्या होता है, अगला पॉइंट है हमारा, टीचर डिटरमाइन व्हाट्स एंड हाउ टू लर्न। कि टीचर ही डिसाइड करता है कि क्या करना है और कैसे करना है, ये चीज मैंने बता दी। उसके बाद अगला है कि लर्नर टेक्स नो रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लर्निंग। जो लर्नर यानी छोटे जो बच्चे होते हैं, उसको अपनी जिम्मेदारी नहीं होती किसके, पढ़ाई की। वो अपना मस्त रहता है छोटा बच्चा, उसको मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है दुनिया में, है ना। जो भी जिम्मेदारी होगी वो किसकी होगी, टीचर की होगी। अगर कोई छोटा बच्चा अगर नहीं पढ़ता है तो क्या पेरेंट्स क्या करते हैं, टीचर को जाके बोलते हैं कि आपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाया नहीं, है ना, इसके तो नंबर अच्छे नहीं आ रहे, आप क्या करते हो। तो क्या होता है कि छोटे बच्चे की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, जिम्मेदारी किसके ऊपर रहती है, सारी टीचर के ऊपर। उसी बात के ऊपर ये बात बोली गई है कि लर्नर टेक नो रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लर्निंग। उसको अपनी पढ़ाई की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि इसको आगे चल के क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता इस चीज के बारे में। तो सारी जिम्मेदारी टीचर के पास रहती है। ये इस पॉइंट का मतलब हुआ। उसके बाद अगला लास्ट पॉइंट हमारा आता है, वो है मोटिवेशन ड्राइव फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। अब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मोटिवेशन कहां से आता है, एक्सटर्नल सोर्स से। अब वो मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कि कोई टीचर कह रहा है कि बेटा ये चीज कर लो, ABCD पढ़ लो, कह कह के पढ़ लो, है ना, आप ये करोगे तो मैं आपको टॉफी दूंगा या चॉकलेट दूंगा। ठीक है, तो क्या करेगा बच्चा, लालच में आएगा, है ना, वो चीज करके आएगा। तो क्या करेगा वो, क्योंकि उसने वो चीज, क्योंकि उसको मोटिवेशन मिल रहा है कहां से, कौन सा मोटिवेशन, एक्सटर्नल सोर्स से। अब मान लो अगर बच्चा, ये तो पॉजिटिव वाली बात बता दी। अगर नेगेटिव मोटिवेशन कहां से आएगा, कि अगर बच्चा नहीं पढ़ के आएगा तो टीचर कहेगा कि अगर आप नहीं पढ़ के आए बेटा तो कल तुम्हारी पिटाई होगी, डंडे से, मैं अच्छे से पिटाई करूंगा। तो बच्चा क्या करेगा, डर के मारे पढ़ाई करेगा। तो वो क्या मोटिवेशन कहां से आया, वो नेगेटिव वाला आप मान सकते हो, जैसे कि अगर नहीं पढ़ा तो कल टीचर जो है वो आपकी पिटाई करेगा, तो डर के मारे पढ़ेगा। तो एक मोटिवेशन क्या होता है, उनको एक्सटर्नली सोर्स से दिया जाता है। ठीक है, यानी उनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो खुद से अंदर से सोच करके वो कर पाए चीजों को, है ना। तो उसको इसलिए मोटिवेशन जो है एक्सटर्नली सोर्स से, यानी बाहर के द्वारा, बाहर जो तत्व होते हैं उनसे उसको मोटिवेशन किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल अभी मैंने आपको थोड़े दिन पहले बोला था कि अगर आप लोगों ने JRF निकाल लिया तो मेरी तरफ से गोवा की टिकट फ्री है आप लोगों को। ठीक है, तो वो क्या हुआ, मैं यही मेथड यूज कर रहा था आप लोगों के साथ में कि अगर आपने निकाल लिया तो आपको गोवा की टिकट। हो सकता है कि आप थोड़ा लालच में आके ये चीज करें तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, और ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं करूंगा, मैं आप लोगों को डेफिनेटली आपको टिकट प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप उस चीज का सहारा लेकर के पढ़े, या फिर कैसे भी आप अपने अंदर की मोटिवेशन से पढ़े, या जैसे भी पढ़े, तो बस आपको करना है। मैंने चीज ये ध्यान रखना कि आपको कैसे भी करके आपके पास JRF निकालना है। ठीक है, अब पेडागोजी मॉडल हमने पढ़ लिया, ये बच्चों का था। उसके बाद अगले पॉइंट पे हम चलते हैं, एंड्रागोजी मॉडल। अब एंड्रागोजी मॉडल क्या होता है, ये होता है अडल्ट लर्नर के लिए। ठीक है, यानी अडल्ट यानी जो बड़े हो जाते हैं जो बच्चे, उनके लिए है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक बात बताई थी मैंने कि क्या करना है पीछे और कैसे करना है। ठीक है, तो क्या है कि जो क्या करना है, इसमें क्या होगा कि जो एंड्रोगोजी मॉडल के अंदर जो स्टूडेंट होता है, वो बच्चा होता है, वो उसको पता होता है कि मेरे को क्या करना है। जैसे कि उसको BA करना है, ठीक है, या BSc करना है ना, या 12th करना है तो कौन से सब्जेक्ट से करनी है, फिजिक्स साइंस से करनी है या आर्ट से करनी है, जो भी है ना। आगे चल के उसको MA करना है या नहीं, ठीक है, या उसको PhD करनी है या नहीं। ये सब क्या होता है कि वो उसको पता होता है कि मेरे को क्या करना है, उसको कोई नहीं बताता आके। और कैसे करना है ये उसको नहीं पता होता, ये कौन बताता है, टीचर बताता है उसको। ठीक है, जैसे मान लो कि उसने सोच लिया कि मेरे को ना JRF की तैयारी करनी है। ठीक है, तो उसको पता है कि क्या करना है, यानी क्या करना है, JRF की तैयारी करनी है। अब कैसे करनी है उसको नहीं पता। ठीक है, तो क्या करेगा, टीचर उसको लीड करेगा, उसको बताएगा कि आप ऐसे ऐसे करो, आप पहले यूनिट पढ़ो, फिर उसके बाद दूसरी पढ़ो, आप ऐसे ऐसे करो। तो उसको सिस्टम तरीके से पढ़ाता है। तो इसमें क्या आ गया कि क्या करना है उसको पता है, कैसे करना है ये नहीं पता, ये चीज ध्यान रखना। अब उसमें चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ कि सेल्फ डायरेक्टेड एंड गोल ड्राइव लर्निंग, यानी
अपने खुद को जो मतलब कि क्या करता है कि एंड्रोगोजी मॉडल के अंदर जो लर्नर होता है वो अपने खुद से अपना गोल बनाता है, ठीक है। टीचर उसको नहीं बताता, ये बात अभी मैं बता चुका, ठीक है। तो सेल्फ डायरेक्टेड एंड गोल ड्राइव लर्निंग, ठीक है। तो क्या करता है कि खुद से अपना गोल बनाएगा कि उसको क्या करना है ना। तो क्या क्या वाली जो चीज है वो खुद ही करता है, वो पहली लाइन इसी के बारे में लिखी हुई है ना। तो टीचर उसको बताएगा नहीं इस चीज के बारे में, खुद को उसके बारे में पता होता है। अगला पॉइंट क्या है, इट यूज रोल प्ले, है ना। यानी और वो रोल प्ले करता है एज सिमुलेशंस एंड सेल्फ एलुएशंस एज स्ट्रेटेजीज। मतलब कि क्या होता है कि इसको मैं अगर एग्जांपल से समझाऊं, यानी रटने से काम नहीं चलता। आप बड़े हो गए हो तो दिमाग खुल चुका आपका, सीधी सी बात है। अब सिमुलेशन मतलब कि सिमुलेशन का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो आपको कोई गाड़ी चलाना सीखना है ना। या फिर जैसे पायलट्स होते हैं, हवाई जहाज चलाना सीखते हैं, तो उसको ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली उसको सीट पे बैठा देते हैं कि चलो चाबी लगाई घुमाओ चला दो आपने, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है कि इससे पहले एक वीडियो गेम की तरह होता है, वहां पे आपको ले जा करके बैठाएंगे सीट के ऊपर एक खाली रूम में, वहां पे वीडियो गेम में आपको चलाना सिखाएंगे कि आप इस गेम में चलाना सीखो गाड़ी। तो उसमें आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाओगे, चीजों के बारे में थोड़ी नॉलेज हो जाती है ना। उसके बाद फिर आपको क्या है कि ओरिजिनल सीट के ऊपर बैठाते हैं, तब आपको धीरे धीरे उसके चलाने के लिए आपको गाड़ी हाथ में देंगे, अब बताएंगे अभी स्टीयरिंग है, ये चाबी है, इसको घुमाओ, इससे स्टार्ट करो, है ना। अब इसको आप धीरे धीरे चलाना शुरू करो। तो ये सब क्या होता है कि सिमुलेटेड होता है ये चीज, है ना। उसको सिमुलेशन यहाँ पे बोला गया है। यानी पहले आपको थोड़ा प्रैक्टिस करवाएंगे अंदर, उसके बाद फिर आपको ओरिजिनल चीज के ऊपर ले जाके वो चीज करवाते हैं, है ना। उसको ये सिमुलेशन बोला गया है। और दूसरा क्या है, सेल्फ एवेल्युएशन, मतलब कि खुद का मूल्यांकन खुद करेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद अगला है कि लर्नर आर इंडिपेंडेंट एंड प्रॉब्लम सोल्वर। यानी जो लर्नर है वो इंडिपेंडेंट होता है इसके अंदर, यानी वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता और अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सोल्व करने में माहिर होता है। यानी ये चीज उसको हासिल होती है कि जो प्रॉब्लम उसकी जो भी आती है ना, उसको वो खुद ही सोल्व कर पाए, इतनी एबिलिटी उसके अंदर बन जाती है, ठीक है, एंड्रोगोजी मॉडल के अंदर। उसके बाद अगला है हमारा लर्नर सीक गाइडेंस फॉर द डायरेक्शन ऑफ देयर लर्निंग। यानी लर्नर जो है उसको एक दिशा चाहिए, ठीक है। टीचर बता देगा, बाकी प्रैक्टिस तो खुद ही करनी होगी। इसी चीज के बारे में लाइन लिखी है। उसके बाद अगला है कि मोटिवेशन इज इंट्रिंसिक। मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि जो उसका मोटिवेशन जो है, सॉरी थोड़ा सा मेरी इंग्लिश वीक है, कई बार थोड़े ऐसे शब्दों में मिस्टेक हो जाती है, एडजस्ट कर लिया करना थोड़ा एडजस्ट कर लिया करना आप लोग। तो जैसा भी मैं करा रहा हूँ अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ, कई कई बार थोड़ी मिस्टेक हो जाती है शब्दों में बोलने में, ठीक है। तो मोटिवेशन क्या है कि उसके खुद के अंदर से आती है, ठीक है। यानी अंदर से, जैसे कि मान लो कि आप अब जिस लेवल पे हो, अब आपको तो कोई ये तो आके कहेगा नहीं कि चलो आपको मैं एक चॉकलेट दूंगा, आप ये काम करो, है ना, आपको टॉफी दूंगा। तो वो मोटिवेशन आपके लिए काम का है नहीं। आप क्या करोगे, आपके खुद के अंदर से मोटिवेशन आता है ना। आप खुद उस चीज को पढ़ते हो। ये जो आपकी जो स्टेज चल रही है अभी फिलहाल, उस स्टेज पे हम कह सकते हैं कि आप एंड्रोगोजी मॉडल के अंदर आप प्रवेश, अभी आपका जो टाइम है जो है वो एंड्रोगोजी मॉडल चल रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि मैं एग्जांपल से अगर बताऊं, म्यूजिक का एग्जांपल अगर दे देता हूं, जैसे कि हम कोई सितार या पियानो वगैरह कुछ भी सीख रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जैसे हमने सीखा, तो उसमें उस टाइम पे हमें इतना कुछ पता नहीं था, थोड़े स्वर के बारे में सीखा, सारेगामा पता नहीं था, ठीक है, अलंकार वगैरह सीखे। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि थोड़े दिन बाद में जैसे करते 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 हम दो चार गाने बजाने सीख जाते हैं, है ना। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम अपनी पिछली जो सिचुएशन थी कि जब हमने सीखा था, उस टाइम पे उस चीज को सोच करके हम देखते हैं कि उस टाइम मेरे को कुछ भी नहीं आता था, अभी मैं चार पांच गाने बजा लेता हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ कि अपने जो पीछे की जो चीज थी ना, उसको देख करके मोटिवेशन होना कि पहले नहीं आता था, अभी मेरे को इतना आ रहा है। तो वो क्या हुआ, इंट्रिंसिक, मतलब कि अंदर का मोटिवेशन, यानी खुद के अंदर से मोटिवेशन आता है। तो ये एंड्रागोजी मॉडल की बात हो गई। उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है हमारा ओटागोजी मॉडल। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें सेल्फ लर्निंग होती है, ठीक है। यानी सेल्फ लर्निंग को ओटागोजी मॉडल कहते हैं। यानी इसमें आपको खुद को ही सब कुछ करना होता है। तो क्या है कि इसमें क्या करना है आपको पता है, कैसे करना है आपको पता है, ठीक है। क्या करना है एग्जाम्पल में छोटा सा दे देता हूं।
मेरे को जेआरएफ निकालना है, ठीक है। कैसे करना है आपको सारा सब कुछ पता है कि मेरे पास सारे नोट्स हैं, मेरे पास इतनी इतनी यूनिटें हैं, मेरे को ये ऐसे ऐसे करके पढ़ना है, सारा सब कुछ आपके पास मैटर है, आपको किसी की कोई जरूरत नहीं है। आपको कोई कॉम्पिटिशन के एग्जाम की तैयारी करनी है तो क्या करेंगे कि मेरे को जैसे मान लो यूपीएससी की तैयारी करनी है, ठीक है, या फिर एसएससी की करनी है तैयारी, क्या करोगे कि यूपीएससी की तैयारी करनी है, बुक्स वगैरह ले आए, एसएससी की तैयारी करनी है, बुक्स वगैरह ले आए, ठीक है। तो बुक्स लेकर के आप बैठ के पढ़ने के लिए, आपको किसी के ऊपर भरोसा या डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इस लेवल पे आके क्या कहलाएगा, होटागोजी मॉडल कहलाएगा। ये क्या करना है ये भी आपको पता है और कैसे करना है ये भी आपको पता है, ठीक है। तो यानी जब कोई लर्नर खुद से चीजों को सीख ले वो होटागोजी मॉडल कहलाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैं एक और ले लेता हूं कि आपने जैसे मान लो आपको रोटी बनानी आती है, ठीक है, रोटी आप बना लेते हो अच्छे से। अब रोटी बना लेते हो, आपने स्टार्टिंग में रोटी तो सीखी होगी अब मम्मी से या फैमिली में या बहन भाई से किसी से, ठीक है। तो उसके बाद जैसे कि आप अच्छे एक्सपर्ट हो रोटी बनाने में, जब आपने सोचा कि चलो रोटी मेरे को आती है बनानी तो क्यों ना मैं नान बनाने की ट्राई करूं, कोशिश करूं कि कैसी बनती है नान, ठीक है। तो क्या करोगे कि आपको नान के लिए आपको प्रैक्टिस या आपको कैसे सीखने की जरूरत नहीं है। जब आपको रोटी आती है तो नान भी आप बना लोगे देख करके यूट्यूब वगैरह से। तो क्या होता है कि उसी चीज के बारे में ये चीज बताई गई है कि क्या करना है आपको पता है, कैसे करना है ये भी आपको पता है, आप कर लोगे उस चीज को, है ना। किसी के सहारे की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती आपको। तो इसमें पहला पॉइंट क्या दे रखा है कि सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग, है ना। यानी लर्नर जो है वो अपने आप खुद से डिसाइड करते हैं कि उसको क्या करना है, यानी उसकी लर्निंग जो है वो कैसे करनी है, वो सेल्फ डिटरमाइंड होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि द लर्नर नो देयर डेस्टिनेशंस एंड प्रॉब्लम फाइंडर, यानी लर्नर को पता होता है कि मेरी मंजिल क्या है, मुझे कहाँ जाना है, ठीक है, और अपनी प्रॉब्लम को खुद खोजते हैं और खुद ही सोल्व करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, लर्नर एक्सेप्ट फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर लर्निंग। लर्नर जो है उसकी फुल जिम्मेदारी होती है किसकी, खुद की लर्निंग के ऊपर, है ना। उसका पॉजिटिव रिजल्ट आए नेगेटिव आए उसके सारा जो जिम्मेदारी किसकी, उसकी खुद के ऊपर रहेगी, ना कि टीचर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है कि लर्नर आर इंक्वायरी ड्राइवन, है ना, मतलब कि प्रॉब्लम आती है तो उसकी इंक्वायरी करता है और उससे सोल्व खुद ही करता है, ठीक है। तो नहीं लेता किसी की हेल्प। उसके बाद अगला क्या है कि मोटिवेशन लाई इज इन एक्सपीरियंसिंग फ्लो एंड नोइंग हाउ टू लर्न। मतलब जैसे कि मान लो मोटिवेशन लाई एक्सपीरियंसिंग फ्लो टू नोइंग हाउ टू लर्न। हाँ, इसका मतलब है कि मोटिवेशन जो है वो आपके एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है। उसमें पहले वाले में क्या था, मोटिवेशन एक्सटर्नल सोर्स से आ रहा था, ठीक है, और दूसरे में मॉडल में क्या आ रहा था, इंटरनली आ रहा था, ठीक है। और इसमें मोटिवेशन कैसे आ रहा है, आपके एक्सपीरियंस से। कैसे, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल कि कोई मोटा आदमी है ना, और वो मान लो जिम करके पतला होना चाहता है, तो वो क्या जिम जाएगा, एक्सरसाइज करेगा, तो उसको लगेगा कि हाँ पतला हो रहा हूँ, तो क्या होगा कि उसको मजा आने लगेगा फिर जिम करने में, है ना। तो क्या होगा कि वो उसका एक्सपीरियंस काउंट होता है वहां पे कि उसको इतना एक्सपीरियंस हो गया, वो एक्सपीरियंस करके पतला हो रहा है, तो वो कंटिन्यू जिम करेगा और पतले होने की कोशिश करेगा। तो मोटिवेशन क्या हुआ, उसके एक्सपीरियंस से आया। ऐसे मान लो अगर कोई गरीब आदमी है, ठीक है, उसके पास पैसे नहीं है, वो इधर उधर भटक रहा है, जॉब वगैरह करनी है, पैसे नहीं है, तो छोटी मोटी जॉब कर कुरा के धीरे धीरे करते एक टाइम ऐसा है कि एकदम वो अमीर आदमी बन गया, ठीक है। अमीर आदमी बनने के बाद में क्या करेगा कि वो लोग मोस्टली क्या करते हैं, मोटिवेशन स्पीकर बन जाते हैं, ठीक है। तो वो स्पीकर बन के क्या करते हैं कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मैं पहले मैं कहाँ था और आज मैं कहाँ पे हूँ, ठीक है। तो वो चीजें उसी के बारे में यहाँ पे बताई गई है। तो ये हो गया आपका होटागोजी मॉडल। और इसी में फिर आगे जैसे कि हम क्वेश्चन बारे में देखते हैं, इसमें एक दो चीज और अगर मेरे दिमाग में आ रही है वो बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, जो हमने तीन मॉडल हमने पढ़े, ठीक है। तो पहला था हमारा पेडागोजी मॉडल, दूसरा था एंड्रागोजी मॉडल, और तीसरा कौन सा था, होटागोजी मॉडल, ठीक है। इसको हम एक ट्रायंगल के फॉर्म में देख सकते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे ट्रायंगल बना दिया, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो इसमें क्या होता है कि ये आपका लेवल फर्स्ट होता है, ये लेवल सेकंड होता है और ये लेवल थर्ड होता है, ठीक है। तो जब
पहला जो लेवल होता है आपका, तो इसमें क्या होता है पहले लेवल में, जो यानी आपकी मैच्योरिटी लेवल जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है 0% होता है, ठीक है। और यहाँ पे टीचर या इंस्ट्रक्टर जो होता है उसका कंट्रोल क्या होता है 100% रहता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो तो आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ता जाता है और टीचर या इंस्ट्रक्टर जो होता है उसका कंट्रोल कम होता जाता है। तो यहाँ पे आके जैसे तीसरे लेवल पे अगर आप आगे ओटागोजी मॉडल के ऊपर, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका मैच्योरिटी लेवल जो है वो 100% हो जाता है, और आपके जो टीचर या जो इंस्ट्रक्टर होता है उसका जो कंट्रोल होता है आपके ऊपर वो 0% हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जैसे आप में मैच्योरिटी लेवल नहीं है, आप बच्चे हो, छोटे हो, ठीक है, तो क्या होगा टीचर आपको लीड करेगा, गाइड करेगा, है ना, बताएगा कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे क्या करना है ना, कैसे रटना है, कैसे याद करना है। तो क्या होगा कि मैच्योरिटी लेवल 0 है और टीचर और या इंस्ट्रक्टर जो होता है उसका कंट्रोल 100% होता है। जैसे जैसे आपकी मैच्योरिटी लेवल आप जाके बढ़ जाएगी, पूरी 100% हो गई, है ना। यहाँ पे जैसे आप सेकंड वाला जो पॉइंट था लेवल सेकंड एंड्रागोजी, इसमें मान लो आपका मैच्योरिटी लेवल 50% है, ठीक है, तो टीचर का जो कमांड होगी वो आपके ऊपर वो भी 50% ही रह जाएगी, ठीक है। पहले तो 100% थी, बच्चा था आपके ऊपर, पूरा टीचर का ही कंट्रोल रहता है, अब यहाँ पे आके 50% रह जाएगी, है ना। यहाँ पे आके अगर आपका 100% आपकी मैच्योरिटी लेवल आ गई तो टीचर या इंस्ट्रक्टर जो होता है उसका कंट्रोल आपके ऊपर 0 हो जाता है, ठीक है। तो दूसरे तरीके से मैंने समझा था कि क्या करना है, ये भी टीचर करेगा, कैसे करना है ना, ये भी टीचर बताएगा। इसमें क्या करना है आपको पता होता है, और कैसे करना है ये आपको नहीं पता होता, ठीक है। इसमें क्या करना है, ये क्या करना है ये भी आपका काम है, और कैसे करना है ये भी आपका काम है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। तो इसमें क्वेश्चन एक साइड इस तरह से बना हुआ था कि जब आपकी मैच्योरिटी लेवल, है ना, मैच्योरिटी लेवल बढ़ती है, ठीक है, तो टीचर या इंस्ट्रक्टर जो होता है उसका कंट्रोल क्या होता है, कम होगा या ज्यादा होगा, ठीक है। तो आप इसको डायग्राम को देख के अंदाजा लगा सकते हो कि मैच्योरिटी लेवल अगर यहाँ पे 0 था तो टीचर का कंट्रोल आपके ऊपर कितना था 100% पूरा, यानी ज्यादा रहेगा। और मैच्योरिटी लेवल आपका पूरा ज्यादा हो गया तो टीचर का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी दूसरे के अपोजिट है ये चीजें। तो ये हो गई। अब इसके बाद अब आगे चल के हम क्वेश्चन देखते हैं इसी चीजों के ऊपर जो मॉडल्स हमने पढ़े हैं। तो पहला क्वेश्चन है the find of study which use role playing, simulations and self evaluations as strategies for adult learner is known as, मतलब बड़े जो अडल्ट या लर्नर होते हैं, है ना, उनके लिए वो कौन सी चीज है, ऐसी चीज है जो रोल प्लेइंग या सिमुलेशंस, है ना, यानी जैसे सिमुलेशन मैंने आपको एग्जांपल बताया था किसका, कार चलानी है तो आपको एक वीडियो गेम वगैरह में पहले सिखाते हैं, उसके बाद फिर गाड़ी की सीट पे बैठाएंगे आपको जब आप ओरिजिनल में चला पाते हैं, है ना, या सेल्फ ड्राइविंग, है ना, इससे आप सीखते हैं। तो कौन सी मॉडल होगा जिससे आप ये चीजें सीख पाते हैं, तो सीधी सी बात है आपको एंड्रागोजी मॉडल, ठीक है, एंड्रागोजी ये रहा, रोल प्ले, सिमुलेशन, सेल्फ एलुएशन, ठीक है। तो ये चीजें जो पॉइंट्स हैं छोटे छोटे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, लेकिन सारी लाइनों का एक एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेना अच्छे से, वो सारे पॉइंट नोट करना, तभी आप उनको दिमाग में रख करके या याद करके अच्छे से बिठा के तब आप आगे क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आप इजिली कर पाओगे। ये लास्ट ईयर का आया क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, इस लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। क्या दे रखा है, द फील्ड ऑफ स्टडी डेडलाइन विद मेथड ऑफ प्रिंसिपल यूज इन अडल्ट एजुकेशन इज नो एज, यानी वो कौन सी फील्ड है जिसमें स्टडी या पढ़ाई की जो बड़े बच्चों को सिखाने के लिए यूज होता है, ठीक है, बड़े बच्चों को सिखाने के लिए कौन सा यूज होगा, इसका आंसर एंड्रागोजी आएगा, ठीक है। यानी एंड्रागोजी की जगह कई बार गलती से क्या करते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी कर लाते हैं, लेकिन आप ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो एंड्रागोजी इसका आंसर रहेगा, क्योंकि हमने तो एंथ्रोपोलॉजी तो पढ़ा नहीं है, क्योंकि ये 3 मॉडल्स के अंदर एंथ्रोपोलॉजी तो आता नहीं है। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है कि इंसानों को समझने की जो साइंस है उसके ऊपर स्टडी करना, वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि ऑप्शन से मैचिंग करते कई बार ऑप्शन डाल देते हैं ये लोग, ठीक है, और कई बार क्या होता है कि जब स्टूडेंट को नहीं पता होता है कि आंसर क्या होगा या थोड़ा अंदाजा आइडिया भी रहता है तो अब वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वाला होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, या कई बार क्या होता है कि इस पर नजर नहीं जाके डायरेक्ट इस पे जाती है, इस पे टिक लगा के आ जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑप्शन आपको पूरा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे ख्याल से मैंने जो बेस्ट तरीका मेरे लिए जो लगा है अभी तक पढ़ाने का आपको,
फर्स्ट पेपर की जनरली की जो मैं बता रहा हूँ उसके लिए। तो यही है कि मैं आपको इंग्लिश में यहाँ पे पढ़ाऊँ, उसके सारी चीजें मीनिंग्स आपको खोल खोल करके, उसको एग्जाम्पल दे दे करके, रिलेट करके आपको सारी चीजें बताऊं। और आप उन चीजों को नोट भी कर लेना, जिसको हिंदी में करना वो हिंदी में कर ले, इंग्लिश में करना इंग्लिश में कर लेना, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इसमें मेरे को कुछ और चेंजमेंट करना चाहिए, तो आप लोग प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि मेरे को और क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट चीज मेरे को लगता है कि पढ़ाने का ये तरीका एक सबसे अच्छा है। और ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो आपका मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ नहीं है, शायद 8, 10, 12 वीडियो बनेंगी फर्स्ट पेपर में, वो सारा कंप्लीट आपका हो जाएगा। और साथ साथ में मैं आपके क्वेश्चंस वगैरह भी सोल्व करवाते चलूंगा। जो जो पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट ईयर के, वो करवाते चलूंगा, ताकि आपका दिमाग खुलता चले, आपको पता चलता रहे कि ये चीज कैसे आई है ना, इसके ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये चीजें हैं। तो आप लोग बताना अपना एक्सपीरियंस जो भी आपका बनता है, या अगर आपको कोई चेंजमेंट की जरूरत है या कुछ भी है तो आप प्लीज जरूर बताना। ठीक है, चलो चलते हैं, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू सभी को।